बताना है कि खरीफ फसल किस माह में बोया जाता है। खरीफ फसल किस माह में? जून जुलाई। ठीक है, खरीफ फसल को बोलते हैं जून जुलाई में, काटते हैं अक्टूबर नवंबर, काटते हैं अक्टूबर नवंबर, फिर अक्टूबर नवंबर में खरीफ फसल को काटते हैं, बोल देते हैं किसको? रबी को। रबी को, किसको? रबी को। फिर रबी को मार्च अप्रैल में काटते हैं, बो देते हैं किसको? जायद को। जायद को फिर अप्रैल मार्च अप्रैल में बोते हैं, फिर काट लेते हैं जून जुलाई में। जून जुलाई में। इसी तरह से क्या रहता है? चलते रहता है, इसी तरह से चलते रहता है, इसी तरह से चलते रहता है। चलिए आगे बताना है, यहां से बताइएगा। बताना कि मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहा गया है? सफेद सोना का क्षेत्र, हाँ, सफेद सोने का क्षेत्र कहा गया है खारगांव जिला। कौन सा जिला? खारगांव जिला, याद रखना है। हाँ, मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है खारगांव। उसी मध्य प्रदेश के खारगांव जिला। कौन सा जिला? खारगांव। तो मध्य प्रदेश का एक खारगांव जिला जिसे सफेद सोना का क्षेत्र कहा गया है, सफेद सोना का क्षेत्र कहा गया। ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे बताना है, यहाँ से बताना कि भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? कौन डेल्टा? नहीं जी, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा। कृष्णा और गोदावरी डेल्टा। कृष्णा और गोदावरी डेल्टा। कृष्णा और गोदावरी डेल्टा। तो इसको क्या कहते हैं? चावल का कटोरा। चावल का कटोरा, चावल का कटोरा, चावल का कटोरा। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही, चावल का कटोरा हो जाएगा। नेक्स्ट बताना, यहां से बताना कि भारत में अनुबंध कृषि लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? पंजाब होगा। ठीक है, कौन सा होगा? पंजाब। चलिए आगे बताए, भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? सिंधपोंग। सिंधपोंग है। ठीक है, कौन सा है? सिंधपोंग। वो दार्जिलिंग में स्थापित हुआ था ना, स्थापित हुआ था 1897 में हुआ था ना, 1897 में। चलिए आगे बताएगा कि बगलिहार पनविद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? बगलिहार पनविद्युत परियोजना जो होगा हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, कहाँ होगा? जम्मू कश्मीर। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही है। आगे बताएगा, ग्रीन गोल्ड जो है, ग्रीन गोल्ड किसका किस्म है? ग्रीन गोल्ड, ग्रीन गोल्ड चाय का है। ग्रीन गोल्ड चाय। बताना है कि टेरा रोसा मिट्टी में किसकी खेती होती है सबसे अधिक? कॉफी। टेरा रोसा मिट्टी में कॉफी। बताए थे कि जब चूना पत्थर का क्षेत्र धंस जाता है, चूना पत्थर का क्षेत्र यानी कास्ट एरिया चूना पत्थर का क्षेत्र, चूना पत्थर का क्षेत्र जो रहता है ना, वो वर्षा के कारण अंदर से चूना क्या होता है? निकल जाता है। अंदर से चूना निकल जाने के कारण क्या होता है? वो धंस जाता है। तो अंदर से चूना, कास्ट प्रदेश में बारिश के दौरान अंदर से चूना निकलने के कारण इस तरह से धंस जाता है। इस तरह से धंसने के कारण, जो इस तरह से धंस जाता है उसे पोलजे कहते हैं। नीचे धंस जाता है उसे क्या कहते हैं? पोलजे। और पोलजे में जो मिट्टी जमा होता है उसे टेरारोसा मिट्टी कहते हैं। उस टेरारोसा मिट्टी में कॉफी का पैदावार होता है। किसका? कॉफी का। किसका पैदावार होता है? कॉफी का। चलिए बिल्कुल सही, कॉफी का पैदावार होता है। नेक्स्ट है, बताना कि दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र कौन सा है? दक्षिण भारत में उच्च कृषि का उत्पादकता का क्षेत्र, दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र जो है होगा आपको तमिलनाडु का तट। तमिलनाडु का तट। तो तमिलनाडु का जो तट है उसमें दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र माना जाता है। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र किसको माना जाता है? तमिलनाडु का तट। तमिलनाडु का तट। लेकिन यहाँ से एक प्रश्न देखिए इंपोर्टेंट है, पूछेगा कि अधिक खदानों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना चाहते हो तो कटाई के समय आर्द्रता अंश कितना प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए? काटा जिस समय फसल को काटते हैं उस समय अगर फसल को आप सुरक्षित रखना चाहते हैं घरों में, तो उसकी आर्द्रता कितना से अधिक नहीं होनी चाहिए? नहीं, 14%। 14% से अधिक नहीं, 14% से अधिक नहीं होने चाहिए, 14% से अधिक नहीं होने चाहिए। चलिए बिल्कुल सही है। आगे बताना कि कपास कैसा फसल है? कपास खरीफ फसल। कपास कैसा फसल है? कपास कैसा फसल है?
रागी कैसा फसल है? खरीफ। सोयाबीन कैसा फसल है? खरीफ। सोयाबीन कैसा फसल है? खरीफ। अरहर भी हो जाएगा इसमें खरीफ में। आलू कैसा फसल है? आलू कैसा फसल है? जायद है, आलू रबी फसल है। आलू आता है किसमें? रबी में आता है, ठीक है। आलू आता है रबी। चलिए आगे बताएगा, हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न फसल से। किसे होगा? खाद्यान्न फसल। और हरित क्रांति का शुरुआत भारत में कब से हुआ था? 1966 67 में। 1966 67 में हरित भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। और 20 में नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। बारहित कुरियन। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड 1970। ऑपरेशन फ्लड 1970। ऑपरेशन फ्लड 1970। 1970। चलिए ठीक है, बिल्कुल। आगे बताएगा, सुनहरी क्रांति का सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति में कहा, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे होगा? बागवानी से होगा। सुनहरी क्रांति किसे समझते हैं? बागवानी। श्वेत क्रांति दूध से। श्वेत क्रांति दूध से। चलिए ठीक है। कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे? हाँ, पेट्रोलियम उत्पादन से, यानी खनिज तेल से। खनिज तेल से। पेट्रोलियम उत्पादन यानी खनिज तेल से। खनिज तेल से क्या? तो कृष्ण क्रांति खनिज से। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे होगा? कृष्ण क्रांति का संबंध किससे होगा? खनिज यानी पेट्रोलियम के उत्पादन से। पेट्रोलियम के उत्पादन। पेट्रोलियम उत्पादन होता है अपसादी चट्टान से। अपसादी चट्टान, हाँ, उसी को कहते हैं परतदार चट्टान। और अग्निय चट्टान को कहते हैं रवेदार चट्टान। अग्निय चट्टान को कहते हैं रवेदार चट्टान। लिकोलिथ, फेकोलिथ, सील, डायक, डाइक, लिफोलिथ, ये सब जो है अग्निय चट्टान का क्या है? उदाहरण है। अग्निय चट्टान का क्या है? उदाहरण है। चलिए उसके बाद आगे बताना है, यहाँ से नीली क्रांति का संबंध होगा। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। नीली क्रांति मत्स्य, नीली क्रांति मत्स्य। और झींगा उत्पादन का मुख्यालय हैदराबाद में। झींगा मछली उत्पादन जो होता है, झींगा मछली उत्पादन, उसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद। डीएनए फिंगरप्रिंट का मुख्यालय हैदराबाद। चलिए नीली क्रांति का संबंध किससे होगा? मत्स्य से। किससे होगा? मत्स्य से। चलिए गोल क्रांति आलू होगा। गोल क्रांति आलू से। रजत क्रांति अंडा। रजत क्रांति अंडा। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? भूरी क्रांति, हाँ, उर्वरक से। भूरी क्रांति उर्वरक। भूरी क्रांति भूरी क्रांति उर्वरक। और पीली क्रांति यानी तिलहन से। पीली क्रांति तिलहन से। पीली क्रांति तिलहन से। पीली क्रांति तिलहन। पीली क्रांति तिलहन। इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? कृषि संबंधित समग्र क्रांति। कृषि में जो समग्र क्रांति आता है, क्रांति मतलब क्या होता है? क्रांति, हरित क्रांति मतलब क्या? मतलब अचानक पैदावार में वृद्धि। अचानक पैदावार में वृद्धि, उसी को बोलते हैं क्रांति। क्या बोलते हैं? क्रांति। चलिए ठीक है, बिल्कुल। हाँ, नवीन कृषि की नीति का निर्धारण। अगर नवीन कृषि का नीति का निर्धारण होगा तो किसमें आएगा? इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति। नवीन कृषि में उत्पादन में वृद्धि, मतलब नवीन कृषि उसमें उत्पादन में वृद्धि हो गया, किसमें आ गया? इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति। अमृत क्रांति। अमृत क्रांति किसमें आता है? नदी जोड़ो परियोजना। नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है कौन सा क्रांति? अमृत क्रांति। नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है कौन सा क्रांति? अमृत क्रांति। जी बिल्कुल सही है, नदियों से होगा, यानी नदी जोड़ो परियोजना से होगा कौन सा क्रांति का संबंध? अमृत क्रांति। अब गुलाबी क्रांति किससे है? झींगा मछली से। प्याज उत्पादन भी इसी में रखते हैं। प्याज उत्पादन जो होता है ना, गुलाबी क्रांति में रखते हैं। हाँ, प्याज उत्पादन झींगा मछली का संबंध भी किससे होगा? गुलाबी क्रांति। किससे होगा? गुलाबी क्रांति। किससे होगा? गुलाबी क्रांति। लाल क्रांति तो जानते करते हैं, मटर और मांस। मटर और मांस। मटर और मांस। सॉरी मटर और मांस। मटर किसे बोलते हैं? टमाटर। टमाटर कौन सा होगा? टमाटर। मटन बोलते तो चलता नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए आगे बताएगा। मांस एवं टमाटर उत्पादन है। मांस और टमाटर उत्पादन। आगे बताना कि बाजरे की कृषि किस जलवायु में किया जाता है? बाजरे की कृषि किस जलवायु में होती है? शुष्क, हाँ, उष्ण और शुष्क। उष्ण और शुष्क। किसका खेती? बाजरा का। बाजरा, ठीक है। बाजरा
बाजरा वर्ष घोषित किया गया था 2023 को। कैमलिन वर्ष घोषित किया गया 2024 को। ऊट वर्ष कैमल। हाँ ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखते हैं बाजरे की कृषि जलवायु में किया जाता है तो उष्ण और शुष्क, बिल्कुल सही। आगे बताएगा कि शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी फसल है? शुष्क भूमि के लिए मूंगफली। हाँ मूंगफली शुष्क के लिए सबसे ज्यादा उत्पादन होता है शुष्क भूमि में किसका? मूंगफली का। किसका? मूंगफली। मूंगफली उत्पादन सबसे अधिक गुजरात करता है। हाँ चलिए आगे बताएगा। सोयाबीन सबसे ज्यादा। बताना कि कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? कौशल मूंगफली का है, ठीक है। कौशल किस फसल का प्रजाति है? मूंगफली का। और ओस और बोरो आपको हो जाएगा धान का। ओस और बोरो किसका होगा? धान का। ओस और बोरो किसका? धान का। ओस और बोरो किसका प्रजाति है? ओस और बोरो किसका? धान का। ओस और बोरो किसका किस्म है? धान का। किसका किस्म है? ओस और बोरो किसका किस्म है? धान का। बिल्कुल सही है। आगे बताएगा कि भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किन किन राज्यों से प्राप्त होता है? भारत को जो है 3/4 से अधिक, भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किन किन राज्यों से? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से सबसे अधिक रेशम का उत्पादन होता है। और भारत चीन जो है, चीन रेशम के उत्पादन में प्रथम स्थान आता है। चीन रेशम के उत्पादन में प्रथम स्थान आता है। और भारत में रेशम के उत्पादन में प्रथम स्थान कर्नाटक, भारत में, ठीक है। हाय क्या बोलिए? प्रशांत कुमार जी। चलिए तो कर्नाटक, भारत में कर्नाटक का बात करें तो भारत में कर्नाटक रेशम के उत्पादन में कौन स्थान आता है? पहला स्थान। कौन स्थान? पहला। दूसरा स्थान पर आंध्र प्रदेश। 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 चलिए बताना कि नॉर्मल बोरलॉन किस देश का था? अमेरिका का था, ठीक है बिल्कुल से। नॉर्मन बोरलॉन जो थे वो कहाँ के थे? अमेरिका के। नॉर्मल बोरलॉन कहाँ के थे? अमेरिका। नॉर्मन बोरलॉन कहाँ के थे? अमेरिका। कहाँ के थे? अमेरिका। चलिए ठीक है। नॉर्मन बोरलॉन वही जो विश्व में हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति का जनक। सबसे अधिक हरित क्रांति के समय सबसे अधिक पैदावार किसमें हुआ था? गेहूं में। बिल्कुल से। किसमें हुआ था? गेहूं। किसमें हुआ था? गेहूं। और कौन सा गेहूं? मैक्सिकन गेहूं। कौन सा गेहूं? मैक्सिकन गेहूं। मैक्सिकन गेहूं था। मैक्सिकन गेहूं में सबसे अधिक पैदावार हुआ था हरित क्रांति के समय। कौन सा गेहूं में? मैक्सिकन गेहूं। कौन सा गेहूं में? मैक्सिकन गेहूं में सबसे अधिक पैदावार हुआ था। कौन सा गेहूं में? मैक्सिकन गेहूं। योजना अवकाश के समय हुआ था ना, 66 से 69। योजना अवकाश चल रहा था 66 से 69। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश है तो उसी समय स्थापना हुआ था। ऑपरेशन फ्लड का स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना 74 से 78 जब चल रहा था उसी के समय। सॉरी 69 से 74, 69 से 74 चौथा, तो 69 से 74 के बीच में आ जाता है ना 70। ऑपरेशन फ्लड। चलिए आगे बताएगा कि सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नगदी फसल के निर्यात से प्राप्त होता है? चाय। सबसे अधिक, याद रखना है, सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नगदी फसल से प्राप्त होता है? तो चाय से सबसे अधिक प्राप्त होता है। चाय से सबसे अधिक, चाय से सबसे अधिक, चाय से सबसे अधिक विदेशी मुद्रा चाय के निर्यात से सबसे अधिक प्राप्त होता है, ठीक है। आगे बताएगा कि लाल विगलन किस फसल का रोग है? लाल विगलन गन्ना का, गन्ना होगा, गन्ना होगा। ये कवक के कारण होता है। किसके कारण होता है? आलू में अंगमारी रोग किसके कारण होता है? कवक के कारण ये सब होता है, ठीक है। किसके कारण होता है? फफूंद। चलिए बिल्कुल सही है। बताना कि मूंगा रेशम का उत्पादन विश्व में केवल कहाँ होता है? हाँ मूंगा विश्व में केवल भारत में, वो असम के क्षेत्र में होता है। मूंगा असम। और मूंगा असम में जो क्षेत्र होता है ना, 2007 में से जीआई टैग में मिला है। 2007 में से जीआई टैग में मिला है। 2007 में से जीआई टैग, 2007 में जीआई टैग, 2007 में जीआई टैग मिला है। मूंगा रेशम को जीआई टैग कब मिला है? 2007। उत्पादन कहाँ होता है? असम। उत्पादन कहाँ होता है? असम। कहाँ होता है? असम। कहाँ होता है? असम। चलो ठीक है बिल्कुल। आगे बताएगा कि तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन, तिलहन तो पहले जान लीजिए कि तिलहन क्रांति के जनक कौन है? हाँ
सैम पित्रोदा, सैम पित्रोदा करके एक व्यक्ति है, सैम पित्रोदा, वही जो है तिलहन क्रांति का जनक माने जाते हैं। तिलहन क्रांति, हाँ, सैम पित्रोदा तिलहन क्रांति के जनक माने जाते हैं। आगे बताएगा कि मक्के की फसल तैयार होने में औसत अवधि कितना है। ये प्रश्न पूछा जाता है, तो पूछा गया प्रीवियस में, देखिएगा 140 दिन में तैयार होता है। कितना दिन में? 140 दिन। कितना दिन में तैयार होता है? 140 दिन में तैयार होता है, बिल्कुल से 140 दिन में। आगे बताएगा कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, स्थापना 1983, स्थापना 1983, स्थापना 1983। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, स्थापना 1983। अच्छा देखिएगा, ये तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन, तिलहन नहीं, ये देखना कि तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन संस्थान का स्थापना 1986 में हुआ है। ये देखिए कि तिलहन क्रांति का जनक कौन है, यानी पीली क्रांति का जनक कौन है? पीली क्रांति का जनक पित्रोदे करके था, सैम पित्रोदा। देखे तो वही होगा, हाँ वही होगा। देखो एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पर चल रहे थे कि तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन के स्थापना जो किया गया था 1986 में, 1986। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, स्थापना 1983, स्थापना 1983। आगे बताएगा कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मनीला जी, क्या दे रहा है? पित्रोदा, हाँ सही होगा, हाँ उसका नाम था सैम पित्रोदा, सैम पित्रोदा। यानी पीली क्रांति, जिस प्रकार हरी क्रांति था ना, श्वेत क्रांति था ना, उसी प्रकार से पीली क्रांति का जनक कौन है? सैम पित्रोदा, सैम पित्रोदा। चलिए, तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जिसका स्थापना 1960 में फिलीपींस के मनीला, फिलीपींस के मनीला, फिलीपींस के मनीला, फिलीपींस के मनीला। चलिए ठीक है, बिल्कुल। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान 1960 में स्थापना हुआ था कहाँ? मनीला, फिलीपींस मनीला, ठीक है बिल्कुल, फिलीपींस मनीला। देखिए, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अर्ध सूक्ष्म क्षेत्र हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। अर्ध सूक्ष्म क्षेत्र हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, बिल्कुल। अर्ध सूक्ष्म क्षेत्र हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ होगा? हैदराबाद। अर्ध सूक्ष्म हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ होगा? हाँ, अर्ध सूक्ष्म हेतु अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ होगा? हैदराबाद, बिल्कुल। आगे बताएगा कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मुंबई मुख्यालय स्थापना कब हुआ था? 1982। कितना जुलाई है? 12 जुलाई, 12 जुलाई। नबार्ड न हुआ जी, 82, 12 जुलाई 1982। शिवरमन समिति ना, शिवरमन समिति के सिफारिश पर हुआ था। शिवरमन समिति का गठन हुआ था 1979, 1979 यानी 1979 में शिवरमन समिति 30 मई 1979। आगे बताएगा, तो यहाँ पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय मुंबई, कहाँ होगा? मुंबई होगा, बिल्कुल। आगे बताएगा, अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र मैक्सिको। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र कहाँ स्थित है? मैक्सिको। कहाँ स्थित है? मैक्सिको। कहाँ स्थित है? मैक्सिको। चलिए, बिल्कुल सही, मैक्सिको हो जाएगा, मैक्सिको। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र कहाँ हो जाएगा? मैक्सिको हो जाएगा। चलिए, कॉफी बोर्ड कहाँ स्थित है? कॉफी बोर्ड कहाँ स्थित है? कॉफी बोर्ड कहाँ? बेंगलोर में, कर्नाटक। कहाँ होगा? कर्नाटक, बिल्कुल सही है, कर्नाटक होगा। क्या? नहीं जी, अभी बचा हुआ है ना। रबड़ बोर्ड कहाँ है? रबड़ बोर्ड केरल, कोट्टायम, केरल कोट्टायम। चले ठीक है। और मैक्सिको अभी नहीं पता है। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र मैक्सिको अमेरिका में। चलिए, तो अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र मैक्सिको। कॉफी बोर्ड कहाँ होगा? बेंगलोर। कॉफी बोर्ड कहाँ होगा? बेंगलोर। रबर बोर्ड कहाँ होगा? कोट्टायम। कोट्टायम कहाँ पड़ता है? केरल। रबर बोर्ड कोट्टायम, केरल। और बल्कनीकरण का खोज किसने किया था? रबड़ के लिए बल्कनीकरण का तैयार किया था चार्ल्स गुडायर। चार्ल्स गुडायर के द्वारा
चार्ल्स गुडेयर के द्वारा जो है बल्कनीकरण की विधि के द्वारा जो है रबड़ को क्या किया था, तैयार किया था। उसका क्या नाम था, चार्ल्स गुडेयर। चार्ल्स गुडेयर, क्या नाम था, चार्ल्स गुडेयर, बिल्कुल सही है। चाय बोर्ड कहाँ स्थित है, चाय बोर्ड पश्चिम बंगाल, कलकत्ता, स्थापना 1954। चाय बोर्ड का स्थापना 1954 और कॉफी बोर्ड का स्थापना 1942। कॉफी बोर्ड का स्थापना 1942, कॉफी बोर्ड 1942 और चाय बोर्ड 1954। चाय बोर्ड 1954, चाय बोर्ड 1954 कहाँ, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। और रबर बोर्ड कोट्टायम, रबर बोर्ड कोट्टायम, केरल। ठीक है, याद रखना है। और कॉफी बोर्ड, कॉफी बोर्ड बैंगलोर, कॉफी बोर्ड बैंगलोर किया गया है। ठीक है, और जानते हैं कॉफी बोर्ड जो है ना, इसको धारा धारा 4 के तहत इसका स्थापना हुआ है कॉफी बोर्ड का। और आज बताए थे कि सती प्रथा का जो अंत किया गया धारा 17 के तहत, धारा 17 के तहत किया गया है। चलिए बताएगा तंबाकू बोर्ड, तंबाकू बोर्ड कहाँ, गुंटूर आंध्र प्रदेश, गुंटूर आंध्र प्रदेश। चलिए पढ़े हुए 17, ठीक है, गुंटूर आंध्र प्रदेश, तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बताएगा मसाला बोर्ड, मसाला बोर्ड कोचीन केरल, मसाला बोर्ड कोची केरल। राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री पोल्ट्री बोर्ड, पोल्ट्री पोल्ट्री हाँ, मसाला और पोल्ट्री, राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री बोर्ड कहाँ होगा, कहाँ है, नई दिल्ली है। ठीक है, बिल्कुल सही, कहाँ होगा, नई दिल्ली, नई दिल्ली में दिल्ली, नई दिल्ली में दिल्ली। हाँ चलिए आगे बताएगा भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ स्थित है, पुणे महाराष्ट्र, नासिक, हाँ पुणे होगा, पुणे महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, पुणे महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र याद रखना है। नर्मदा जल ही नहीं जी, नर्मदा जल कहाँ है, पुणे में। महात्मा गांधी को रखा था बंद करके इसी में। चलिए तो भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, लाइव करंट अफेयर्स। और मूंगा रेशम को जीआई टैग कब मिला है, 2007 में। मूंगा रेशम को जीआई टैग कब मिला है, 2007 को मिला है। और सबसे पहले किसको जीआई टैग मिला है, दार्जिलिंग चाय 2004।